हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सरकारी जॉब अपडेट। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखते हैं, आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, और कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी लिखा हुआ है कि लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई। इसका हेड ऑफिस मुंबई पे है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एज मेंशन्ड बिलो। तो देखिए, यहाँ पे जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग फ्रॉम, यानी यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, यहाँ पे 15 मार्च 2025 को इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का रहने वाला है। आप देखते हैं एज एंड क्वालिफिकेशन की डेट, यहाँ पे 1/1/2025 तक आपकी एज काउंट होने वाली है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम की डेट आपको बताई जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको यहाँ पे नोटिफाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कि कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग सीट्स कैटेगरी वाइज, जोन वाइज आर एज फॉलोज। तो जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो देखते हैं, बिहार में यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर, सिवान में यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है, सिवान में यहाँ पे 19 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। अहमदाबाद में यानी गुजरात में यहाँ पे अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, बोकारो में भी वैकेंसी आई हुई है। तो अहमदाबाद में यहाँ पे 23 वैकेंसी है, राजकोट में 13 वैकेंसी है, बड़ोदरा में यहाँ पे 12 वैकेंसी है, 12, और बोकारो में यहाँ पे 10 वैकेंसी है। झारखंड में बात करते हैं तो धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे बोकारो में 10 वैकेंसी है, धनबाद में 14 वैकेंसी है, और हजारीबाग में यहाँ पे 6 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सॉरी, मैंने बोकारो को यहाँ पे गुजरात में ले लिया था, बोकारो जो है झारखंड में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कर्नाटका में। तो कर्नाटका में बात करें तो यहाँ पे बेंगलुरु लोकेशन पे यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है कर्नाटका में, और हुबली धारवाड़ में यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। अब बात करते हैं केरला में, तिरुवनंतपुरम में देखें तो यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में, और मध्य प्रदेश में देखते हैं भोपाल में यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है। धार में देखें तो 10 वैकेंसी है, इंदौर में देखें तो 5 वैकेंसी है, जबलपुर में यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है, खंडवा में 12 वैकेंसी है, और उज्जैन में देखें तो यहाँ पे 20 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है 8 वैकेंसी, नागपुर में 11 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, नवी मुंबई में 5 वैकेंसी है, पुणे में 16 वैकेंसी है, और रायगढ़ में 4 वैकेंसी है, रत्नागिरी में यहाँ पे 8 वैकेंसी है, सोलापुर में 10 वैकेंसी है, विदर्भ में यहाँ पे 5 वैकेंसी है। ये आप आगे देखते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में देखते हैं यहाँ पे तो क्योंझार में यहाँ पे 9 वैकेंसी है टोटल, और राजस्थान में जयपुर में देखें तो यहाँ पे 8 वैकेंसी है, जोधपुर में 10 वैकेंसी है, तमिलनाडु में चेन्नई में यहाँ पे 7 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है, और त्रिपुरा में गुवाहाटी में यहाँ पे 7 वैकेंसी है, और उत्तर प्रदेश आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश आगरा में यहाँ पे 10 वैकेंसी है, हरदोई में 26 वैकेंसी है, वाराणसी में 7 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में बात करते हैं तो हावड़ा में यहाँ पे 6 वैकेंसी है, कोलकाता में यहाँ पे 18 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी में 28 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो सभी राज्यों को मिलाकर यहाँ पे 400 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं, टोटल 400 वैकेंसी है। और आप अपने जो भी आपकी जो भी आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी में, आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपके राज्य में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 400 वैकेंसी आई हुई है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे और भी क्या क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो नोट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट एंड वन जोन विद इन दैट स्टेट ओनली। एक बार में आप ओनली एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, आप अदर स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है 1 जनवरी 2025 तक। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे काउंट होगा 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर एफएफ ट्रेनिंग सीट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बैंक। तो आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नेशनलिटी की बात करते हैं। तो नेशनलिटी आपकी सिटीजनशिप जो होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी इन इंडिया, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 20 ईयर्स कैंडिडेट्स की रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे 28 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1997, यानी 2 जनवरी 1997 से पहले कोई भी कैंडिडेट अगर उनका बर्थ हुआ है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले, और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005, और 1 जनवरी 2005 के बाद जो जिनका बर्थ हुआ है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हिज हर ग्रेजुएशन डिग्री बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 जनवरी 2025। यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 जनवरी 2025 के बीच में आपने कंप्लीट की है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलैक्सेशन और अपर एज लिमिट की। तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 5 साल का रखा हुआ है, और अदर बैकवर्ड जो क्लासेस होती है नॉन क्रीमी लेयर में तो उनके लिए 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि एज रिलैक्सेशन में क्या क्राइटेरिया रखा गया है, जैसा कि जो आपको मिलता है आपके क्राइटेरिया में SC ST OBC EWS में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन एक क्या दी हुई है कि अदर कंडीशन देखिए, फिजिकल मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं। तो इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स एज एन अप्रेंटिस इज सब्जेक्टेड टू हिजर बीइंग डिक्लेयर मेडिकल फिट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। मेडिकल फिट होना चाहिए आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस का आपको देना होगा तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हर सेल्फ अप्रेंटिस पोर्टल। जो भी कैंडिडेट हैं उनको NATS पोर्टल में आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है nats.education.gov.in। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है NATS की, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। While applying for apprenticeship in the bank, candidate shall have to process his enrollment ID issued by NATS portal। जब आप बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे NATS का जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है तो उसको आपको वहाँ पे फिल करना होगा बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, आगे देखते हैं अदर कंडीशन यहाँ पे क्या है। अदर कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन ओनली वन स्टेट। आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिस आइदर विथ बैंक ऑफ इंडिया और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परसुइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो देखिए सीधी सी बात लिखी हुई है कि अगर आपने कभी पहले अप्रेंटिस आपने कर रखी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी बैंक से, या फिर आप अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं
तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का एक रूल होता है कि अप्रेंटिसशिप आप एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस में पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज एज अप्रेंटिस। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ लिखी हुई है कि जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस है और जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है, और या फिर यहाँ पे उनके पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर उससे ज़्यादा का, तो यहाँ पे वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़रूर यहाँ पे कैंडिडेट्स को देखनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। देखिए, रिजर्वेशन जो भी मिलता है तो रिजर्वेशन आपको पढ़ लेना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और नोटिफिकेशन में क्या है। जो भी मेडिकल फिटनेस का जो भी वो रहता है क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। कुछ भी आपके पास डिसेबिलिटी है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, आप इसे डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में और भी क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। 2 टेस्ट होने वाले हैं आपके, ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका होने वाला है और दूसरा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है। जहाँ भी आप जिस भी शहर या सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। अब देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होने वाला है तो उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न देखिए यहाँ पे रहने वाला है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे सब्जेक्ट आने वाला है, उसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है आपका, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज में। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 25 रहने वाले। कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 देखने को मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 100 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए टोटल ड्यूरेशन जो की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इस 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं। लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। जो भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। अब देखते हैं स्टाइपेंड की बात करते हैं। तो स्टाइपेंड यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में आपको कितना मिलने वाला है। तो अप्रेंटिसशिप आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड ऑफ ₹12,000, यानी 12,000 रुपये आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है। जब आप अप्रेंटिसशिप में आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 12,000 रुपये टोटल स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। स्टाइपेंड बैंक के द्वारा यहाँ पे 7,500 रुपये दिया जाएगा और गवर्नमेंट आपको 4,500 रुपये देगी। टोटल मिला के यहाँ पे आपको 12,000 रुपये स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अबव स्टाइपेंड विल बी क्रेडिटेड इन द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ईच मंथ आफ्टर एडजस्टिंग अनऑथराइज्ड लीव्स इफ एनी। गवर्नमेंट शेयर 4,500 विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द अप्रेंटिसशिप डीबीडी इनेबल्ड बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड विद एनएटीएस पोर्टल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी 4,500 रुपये दिए जाएंगे, वो आपके बैंक के अकाउंट में दिए जाएंगे और आपको डायरेक्टली बैंक के द्वारा पे किया जाएगा, टोटल 12,000 रुपये। ठीक है, आप बात करते हैं आगे। एंगेजमेंट टाइम क्या रहने वाली है। एंगेजमेंट टाइप यहाँ पे जो रहने वाली है, दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। जो ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट होने वाली है वो बैंक में परमानेंट जॉब नहीं होने वाली है और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी नहीं होने वाली है। ये सिर्फ 1 साल का अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के रूप में आपको यहाँ पे
आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आप किसी भी परमानेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे आपको आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि please note that the candidate engaged as apprentice will only be a training and will not be treated as employed worker of Bank of India and will not be entitled to receive any benefits which are available for regular employees of the bank or for the contractual employees of the bank. The provision of any law with respect to labor shall not apply or in relation to such apprentice. ये लिखा हुआ है कि आप रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे बैंक के, आप सिर्फ अप्रेंटिस की तरफ आप यहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, 1 साल का इसका पीरियड रहने वाला है, ठीक है। और आपको इसका सर्टिफिकेट भी, आपको अप्रेंटिसशिप के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका जो भी रहने वाला है आपका कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। जो भी आपका एग्जाम का कट ऑफ जाएगा, जो एग्जाम होने वाला है तो उसका कट ऑफ पे डिपेंड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन, तभी आप यहाँ पे उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। जो भी मार्क्स आपके द्वारा ऑब्टेन किए हो जाएंगे, कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जाम्स आर इक्वल देन द मेरिट ऑर्डर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट सीनियर बाय एज विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधे लिखे हुए कैंडिडेट सीनियर में बाय एज विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। जो भी सीनियर कैंडिडेट होंगे उनको पहले प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको क्या क्या ले जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर से आप डायरेक्टली इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है देखिए, तो अप्लाई सबसे पहले आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि अप्लाई आपको NATS के पोर्टल में जाकर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको बैंक में बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर अप्रेंटिसशिप विद बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी से 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक। ये NATS का लिंक दिया हुआ है, इस पे लिंक पे क्लिक करके जाना है आपको और वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड मैंडेटली फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इफ एलिजिबल इन अप्रेंटिसशिप। पहले तो रजिस्टर कर लेना है आपको NATS पोर्टल में, उसके बाद nats.education.gov यहाँ पे लॉगिन करके आपको पोर्टल का यूज करना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल एज पर द अप्रेंटिस नोटिफिकेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया विल रिसीव ईमेल। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के बाद आपको मेल आ जाएगा, ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन ऑफ NATS पोर्टल इनवाइटिंग देम टू फिल द फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म कम एग्जामिनेशन फीस। तो इस तरह से आपको यहाँ पे NATS के पोर्टल में जाके आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पढ़ भी लेनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो सारा कि मैंने बता दिया है, ठीक है। ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जो रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फ़ीस PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 400 रुपये प्लस GST आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 600 रुपये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी जो भी है जनरल कैंडिडेट्स के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 800 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।